कभी न कभी हम सब के दिल में वो गांव की यादें जरूर गूंजती हैं। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे का धुआं, नीम के पेड़ की छांव और बुजुर्गों की कहानियां। आज मैं आपको ले चलूंगा उसी सफर पर जहां हर कहानी दिल को छू जाएगी और शायद आपको अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा इन किस्सों में मिल जाए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, पिता की आखिरी चिट्ठी। गांव की मिट्टी की खुशबू जैसे ही हवा में तैरती है, मन बरबस बचपन की गलियों में लौट जाता है। वही कच्चे घर, खपरेल की छतें, बैलों की घंटियों की आवाज़ें और चौपाल पर बैठे बूढ़े लोग जिनकी कहानियों में पूरा जीवन समाया होता था। मैं कई बरस बाद अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ ने दिल में एक अजीब खालीपन भर दिया था। पिताजी के गुजरे हुए अब 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी यादें, उनके शब्द और उनका साया जैसे हर जगह मेरे साथ चलते थे। स्टेशन से गांव तक की मिट्टी की सड़क अब भी वैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि पहले जो खेत सुनहरे गेहूं से लहराते थे, उनमें अब कहीं कहीं बंजर जमीन झलकती थी। मैं बैलगाड़ी में बैठा धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपने आंगन में बैठकर बीड़ी फूंकते हुए आने जाने वालों को देख रहे थे। कई चेहरों ने मुझे पहचाना, मुस्कुराए और आवाज दी, अरे ये तो हरी का बेटा है ना, शहर से आया है। उनकी आवाज में अपनापन था, मगर मेरे भीतर कहीं गहरा दर्द भी उठ रहा था। मैंने 5 साल में गांव का रुख ही नहीं किया था। पिताजी के अंतिम संस्कार पर आया था और फिर सब कुछ छोड़कर चला गया। शायद मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उस घर को देख सकूं जिसमें पिताजी की आवाज गूंजा करती थी। घर पहुंचते ही आंगन में कदम रखते ही लगा जैसे समय ठहर गया हो। वही तुलसी का चौरा, वही कुआं और वही नीम का पेड़ जिसकी छांव में पिताजी शाम को चारपाई डालकर बैठते थे। घर के भीतर घुसा तो दीवारों पर पिताजी की तस्वीर टंगी थी। फूल मुरझाए हुए थे। माँ बरामदे में बैठी थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां और बढ़ गई थीं, मगर आंखों में वही स्नेह, वही गहराई थी। आ गया बेटा, माँ ने कांपती आवाज में कहा। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। बरसों का बोझ, बरसों की दूरी एक साथ आंसू बनकर बह निकली। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। तेरे बापू तुझे बहुत याद करते थे, हर चिट्ठी में तेरे बारे में पूछते थे। कहते थे मेरा बेटा लौटेगा तो मैं उसे अपनी आखिरी सीख दूंगा। मैंने रोते हुए माँ की ओर देखा। माँ, वो सीख मुझे क्यों नहीं मिली? माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उठी और भीतर के कमरे में चली गई। जब लौटी तो उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। धूल जमी हुई थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये तेरे बापू की डायरी है, इसमें उन्होंने तुझे लिखी चिट्ठियां रखी हैं। हर रात एक पन्ना लिखते थे। कहते थे बेटा जब लौटेगा तो ये उसे दूंगा। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर पिताजी की लिखावट थी। वही सीधी सादी देहाती लिपि, मगर शब्दों में गहराई। प्यारे बेटे, जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, मगर तू ये जान ले कि पिता कभी मरते नहीं। उनका अक्स बेटे के जीवन में बस जाता है। बेटा, गांव की मिट्टी को मत भूलना। ये मिट्टी तेरी पहचान है। तू चाहे शहरों में कितना भी बड़ा आदमी बन जा, तेरी जड़ें ही हैं। शब्द पढ़ते ही आंखें छलक पड़ी। पिताजी की आवाज कानों में गूंज रही थी। डायरी के पन्नों से जैसे उनकी खुशबू उठ रही थी। माँ बोली, तेरे पिताजी ने सैकड़ों पन्ने लिखे हैं। जब तक तू यहाँ रहेगा हर रात एक चिट्ठी पढ़ना। शायद यही उनका सपना था। मैंने डायरी को सीने से लगाया। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठा और पन्ने पलटने लगा। दूसरे पन्ने पर लिखा था, बेटा, ईमानदारी ही आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। शहर में लोग पैसा देखेंगे, कपड़े देखेंगे, ओहदा देखेंगे, मगर तेरे गांव के लोग तेरा दिल देखेंगे। कभी झूठ मत बोलना, चाहे जान पर क्यों न बनाए। याद रखना, झूठ से बनी हवेली भी एक दिन ढह जाती है। शब्द सीधे दिल में उतरते चले गए। मुझे याद आया, पिताजी अक्सर चौपाल पर यही बातें करते थे। लोग कहते थे, हरी सिंह ईमानदार आदमी है, उसके आगे गांव का कोई झूठ नहीं चलता। रात में नीम के पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहा। आसमान में चांद चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे पिताजी वहीं बैठे हैं, मेरे सामने, अपनी पुरानी धोती कुर्ते में, हाथ में लाठी थामे हुए। सुबह की किरणें जैसे ही आंगन में फैलीं, नीम के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर नाचने लगी। मैं सारी रात पिताजी की डायरी को सीने से लगाए बैठा रहा था। न जाने कब नींद आ गई और चारपाई पर ही आंख लग गई। माँ ने आकर धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा,
तेरे बापू हमेशा यही कहते थे कि सुबह की ठंडी हवा इंसान के मन को साफ कर देती है। तू आज खेतों की सैर करा, वही तेरे बापू का असली निशान मिलेगा। मैं उठकर बाहर निकला। गांव वही था, मगर उसमें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। बचपन में यही गलियां कितनी चहकती थीं। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, बुजुर्ग चौपाल पर गपशप करते। अब सब कुछ धीमा सा हो गया था। शायद ये मेरी नजरों का धोखा था, या शहर की तेज जिंदगी ने मुझे बदल दिया था। खेतों की ओर बढ़ा। रास्ते में पुराने दोस्त मिले। गजोदर, मेरा बचपन का साथी, दौड़कर आया और गले लग गया। अरे ओ हरी, तू सच में आ गया? कितने साल हो गए रे? तेरे बापू तुझे बहुत याद करते थे, कहते थे मेरा बेटा जरूर लौटेगा। उसकी आंखें भीग गईं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल फिर भारी हो गया। हम दोनों खेतों की पगडंडी पर चलते रहे। चारों तरफ हरियाली थी, मगर कहीं कहीं बंजर जमीन भी आंखों को चुभ रही थी। गजोधर ने बताया, तेरे बापू ने अपनी जिंदगी गांव को संवारने में लगा दी। हर किसी की मदद करते थे। अगर तेरे पास अब भी वो डायरी है तो समझ ले, उसमें उनकी पूरी दुनिया लिखी है। दोपहर को घर लौटा तो माँ ने गर्मा गर्म रोटियां और दाल परोसी। वो दाल की खुशबू वैसी ही थी जैसी बचपन में थी। सरसों के तेल की महक, ऊपर से हरी मिर्च का तड़का। हर कौर खाते हुए लगा जैसे पिताजी सामने बैठे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हों, खा बेटा, खेत की रोटी और गांव का पानी सेहत बना देता है। हमको मैंने फिर डायरी खोली। तीसरे पन्ने पर लिखा था, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके रिश्तों में छिपी होती है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। गांव का हर बुजुर्ग तेरा पिता है, हर बच्चा तेरा भाई है। अगर तू सबको अपना मानेगा तो दुनिया भी तुझे अपना मानेगी। मगर अगर तूने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया तो चाहे सोने की हवेली में क्यों न रह ले, अकेलापन तुझे खा जाएगा। पन्ने पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने पिताजी का चेहरा आ गया। मुझे याद आया कैसे वो हर त्योहार पर पूरे गांव को अपने आंगन में बुलाते थे। होली पर रंगों से आंगन भर जाता था। दिवाली पर हर घर से दिया जलाकर लाते और हमारे घर के चौखट पर रखते। पिताजी कहते थे, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। उस रात में चौपाल की ओर गया। चौपाल वही पुरानी जगह थी। नीम के नीचे बेंचें पड़ी थीं। कुछ बुजुर्ग बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर आवाज दी, आजा बेटा बैठ। तेरे बापू अक्सर यहीं बैठते थे। उनकी बातें आज भी हमें याद है। चुपचाप बैठ गया। एक बुजुर्ग ने कहा, तेरे पिताजी के दिल में गांव था। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने खेत का अनाज सब में बांट दिया। खुद और तेरी माँ कई दिन तक सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा किया, लेकिन किसी घर में चूल्हा बंद नहीं होने दिया। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा मैं कितना छोटा इंसान हूं। शहर में रहते हुए मैंने अपने ही पिताजी की सीखों को बुला दिया। रात को घर लौटा और चौथे पन्ने पर लिखा पड़ा, बेटा, गरीबी से मत डरना। पैसा इंसान का सहारा है, मगर उसकी असली ताकत नहीं। असली ताकत मेहनत में है और संतोष में है। मैं जानता हूं तू शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, मगर याद रखना, अगर तेरे पास संतोष नहीं हुआ तो तेरे पास चाहे करोड़ों हों, तू सबसे गरीब होगा। मैंने पन्ना बंद किया और बहुत देर तक सोचा। सच ही तो है। शहर में रहते हुए मैंने हर चीज पाई, बड़ा मकान, गाड़ी, ओहदा, मगर फिर भी दिल खाली क्यों था? क्यों रातों को बेचैनी होती थी? क्यों मैं गांव लौट आया? शायद इसी खालीपन को भरने के लिए। इस सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ मैंने तय किया कि हर दिन एक पन्ना पढ़ूंगा और उसी पन्ने की सीख को जीने की कोशिश करूंगा। माँ ने मेरी आंखों में चमक देख ली और बोली, बेटा, लगता है तेरे बापू तुझसे बात कर रहे हैं। उस दिन मैं खेत गया और कुछ देर मिट्टी को हाथ में लेकर बैठा रहा। मिट्टी की खुशबू ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। उसी मिट्टी पर दौड़ना, गिरना, खेलना, और अब वही मिट्टी जैसे मुझे अपने पास बुला रही थी। शाम को मैंने डायरी का 5वां पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा, गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में इंसान वो कह देता है जो दिल से कभी नहीं कहना चाहता। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा पछतावा बन जाता है। अगर तू कभी क्रोध में आ जाए तो चुप रहना। चुप्पी सबसे बड़ी जीत है। पढ़ते ही सोचा, कितनी बार मैंने माँ पर गुस्सा किया था, कितनी बार दोस्तों से बहस की थी, कितनी बार शहर में अपनों को खो दिया था। शायद इसी गुस्से ने मुझे अकेला कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। मैं नीम के नीचे बैठा था। दूर से ढोलक और नगाड़े की आवाज़ आ रही थी। गांव में किसी का ब्याह था।
शादी की रौनक देखकर दिल में हलचल हुई। पिताजी की आवाज़ कानों में गूंजी, खुशियों का हिस्सा बनना बेटा, क्योंकि जो दूसरों की खुशियों में शामिल होता है वही असली इंसान है। मैं उठा और उस शादी में चला गया। सबने बड़े प्यार से स्वागत किया। कोई बोला, हरी का बेटा आ गया, चलो अब महफिल पूरी हुई। उस रात पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव मेरा परिवार है। जब आँख खुली तो खिड़की से आती ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। पंछियों की चहचहाहट और दूर कहीं से आती बैलों की घंटियों की आवाज़ ने माहौल को और भी सजीव कर दिया। माँ आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, उनकी आंखों में शांति थी, जैसे सारे दुख मिटा देने वाली कोई गहरी ताकत उनके भीतर बसी हो। मैंने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा कि पिताजी की असली ताकत माँ ही थी। नाश्ते के बाद मैंने डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा अगर तू किसी से प्यार करता है तो उसका इजहार करने से मत डरना। प्यार सिर्फ औरत मर्द का रिश्ता नहीं है। प्यार भाई से हो सकता है, माँ से हो सकता है, दोस्त से हो सकता है, यहाँ तक कि ज़मीन और खेतों से भी हो सकता है। और हाँ, अगर तू प्यार करेगा तो खोएगा भी, मगर याद रखना, खोना भी इंसान को मजबूत बनाता है। ये पंक्तियाँ पढ़कर मेरा दिल जैसे कांप गया। बचपन की एक तस्वीर आंखों में तैर गई। गांव की ही एक लड़की थी, राधा। हम साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ खेतों में खेलते थे। की हंसी जैसे मेरे दिल पर कोई निशान छोड़ जाती थी। मगर बड़े होने के साथ मैं शहर चला गया और वो यादें धुंधली हो गईं। अब इतने साल बाद पिताजी की लिखी बातें पढ़कर राधा फिर से आंखों के सामने आ खड़ी हुई। गांव में चलते चलते मैंने सुना कि राधा अब गांव की ही औरतों के साथ बच्चों को पढ़ाती है। मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। स्कूल वही पुराना था, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई निकल रही थी। अंदर बच्चों की हंसी और शोर गूंज रहा था। और वहां सामने ब्लैक बोर्ड पर खड़ी राधा, वही चमक उसकी आंखों में थी। उसने मुझे देखा तो पल भर के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराई और बोली, हरी तू? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं लौट आया हूं। कुछ देर दोनों की आंखें ही बातें करती रहीं। वो पल जैसे डायरी की उस पंक्ति को सजीव कर रहा था। मुझे लगा पिताजी शायद ये जानते थे कि मुझे इस गांव में सिर्फ रिश्तों से नहीं बल्कि अधूरे प्यार से भी जोड़ना होगा। शाम मैं फिर डायरी के पास लौटा। अगले पन्ने पर लिखा था, बेटा जिंदगी में सबसे बड़ा धन है भरोसा। अगर लोग तुझ पर भरोसा करते हैं तो तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मगर अगर एक बार भरोसा टूट गया तो लाख कोशिश करने पर भी वो फिर से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। मैंने पन्ना पढ़ा और सोचा कि कितनी बार मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा होगा। माँ को छोड़कर शहर चला गया, पिताजी की उम्मीदें अधूरी छोड़ दी और गांव को बुला दिया। शायद अब वक्त था कि मैं इन गलतियों को सुधारूं। अगले दिन गांव के मुखिया ने मुझे चौपाल पर बुलाया। वहां सब लोग जमा थे। उन्होंने कहा, हरी तेरे बापू इस गांव की जान थे, अब तू आया है तो हमें उम्मीद है तू भी कुछ करेगा। मैंने कुछ पल सोचा और फिर बोला, हाँ मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चे पढ़ें, उन्हें वही मौका मिले जो मुझे मिला। मैं शहर से किताबें मंगवाऊंगा और स्कूल की मरम्मत कराऊंगा। गांव के बुजुर्गों की आंखों में चमक आ गई। कोई बोला, वाह यही तो तेरे बापू चाहते थे। रात को जब मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा तो आसमान में चमकते तारे पिताजी की आंखों जैसे लगे। मुझे लगा वो ऊपर से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। डायरी का अगला पन्ना खोला। लिखा था, बेटा जिंदगी में जब कभी राहें कठिन लगे तो अपने बचपन की ओर लौट जाना। बचपन की यादें इंसान को हिम्मत देती हैं, वहीं से इंसान सच्ची ताकत पाता है। मैंने आंखें बंद की और सच में बचपन में लौट गया। वो दिन याद आए जब पिताजी मुझे अपने कंधों पर बिठाकर खेत दिखाते थे। माँ की कहानियाँ, दादी की लोरी, दोस्तों के साथ आम तोड़ना, बरगद के नीचे खेलना, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया। आंखें खुली तो दिल हल्का लग रहा था। अगली सुबह मैंने ठान लिया कि गांव के बच्चों को पढ़ाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। राधा भी साथ आ गई। उसने कहा, अगर तू सच में ठान ले तो मैं तेरी मदद करूंगी। उसकी आवाज में वही पुराना भरोसा था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल आई। बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते, पढ़ना कम। मगर धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। उनके चेहरों पर चमक देखकर मुझे लगा कि पिताजी की आत्मा को अब सुकून मिलेगा। शाम को जब घर लौटा तो माँ ने कहा,
बेटा, तेरे बापू की आत्मा आज खुश होगी। उन्होंने जो सपना देखा था, तू उसे पूरा कर रहा है। मैंने डायरी का नया पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू दूसरों के लिए जिएगा तभी तेरी जिंदगी का मतलब बनेगा। इंसान खुद के लिए जीकर कभी अमर नहीं होता, मगर दूसरों के लिए जीकर हमेशा याद किया जाता है। ये पढ़ते ही मेरा दिल कांप गया। पिताजी जैसे मेरे हर कदम को पहले से जानते थे। उनके शब्द मेरे लिए रास्ता बन गए थे। रात को नींद देर से आई। मैं सोचता रहा, क्या मैंने अब तक दूसरों के लिए जिया? शहर में तो सिर्फ अपनी दौड़ में लगा रहा। अब वक्त था कि सबकी भलाई मेरी पहचान बने। अगली सुबह पूरे गांव ने मिलकर स्कूल की सफाई शुरू की। दीवारों पर चूना लगाया गया, खिड़कियां ठीक की गईं, बच्चे खुशी से उछल रहे थे, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। उस पल मुझे लगा कि गांव ही असली परिवार है। राधा मेरे पास आई और बोली, हरी, तेरे पिताजी सच में महान इंसान थे। उन्होंने सिर्फ खेत नहीं, दिल भी जोते थे। तू उनकी तरह ही गांव के दिलों को जोत रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। मैंने सोचा शायद यही असली सुख है। रात को जब मैंने डायरी का एक और पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, बेटा, एक दिन तू यहां नहीं रहेगा, पर तेरी यादें रहेंगी। कोशिश करना कि जब लोग तुझे याद करें तो उनके चेहरे पर मुस्कान हो। यही जिंदगी की असली कमाई है। मैंने पन्ना बंद किया और आसमान की ओर देखा। दिल से आवाज आई, बापू, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। नींद मीठी थी। सपनों में मैंने पिताजी को देखा। वो खेत में खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, शाबाश बेटा, तू लौट आया। सुबह का सूरज गांव की मिट्टी को सुनहरी रंगत दे रहा था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में ताजे धान की खुशबू फैली हुई थी। मैं स्कूल की ओर निकल पड़ा। बच्चे पहले ही आ चुके थे और राधा उन्हें पंक्ति में खड़ा करके प्रार्थना करा रही थी। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, हम करेंगे मेहनत, हम करेंगे सेवा। वो दृश्य मेरे दिल में सीधा उतर गया। कक्षा के बाद मैं बच्चों से बातें करने लगा। एक छोटा सा बच्चा, गीता, मेरे पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि गांव में अस्पताल खोल सकूं। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तू जरूर बनेगा और मैं तेरी हर मदद करूंगा। उस पल मुझे लगा कि पिताजी की डायरी ने मुझे जो राह दिखाई थी, उसी पर चलते हुए मैं किसी की जिंदगी बदलने वाला हूं। हमको चौपाल पर बैठक हुई। बुजुर्गों ने कहा, हरी, स्कूल तो तूने संभाल लिया, मगर हमारे खेतों की हालत देख। पानी की कमी से फसल सूख रही है। तेरे बापू ने कभी नहर बनवाने की कोशिश की थी, मगर पूरी नहीं हो पाई। मैं चुप हो गया। बचपन में मुझे याद है, पिताजी अक्सर कहते थे कि अगर गांव तक नहर पहुंचे तो किसी किसान का खेत सूखा नहीं रहेगा। उनकी आंखों में वो सपना मैंने देखा था, मगर पूरा होते हुए नहीं देखा। अब मुझे लगा कि यही मेरी जिम्मेदारी है। रात को घर आया तो माँ ने मेरे चेहरे की थकान देख ली। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तेरे बापू की डायरी में आगे पढ़, शायद तुझे रास्ता मिल जाए। मैंने दिए की लौ में डायरी का पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा, पानी जिंदगी की जान है। अगर पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। कोशिश करना कि गांव के हर खेत तक पानी पहुंचे। अगर तू ये कर लेगा तो समझ लेना तूने मुझसे भी बड़ा काम किया। आंखें भर आई। पिताजी ने जैसे मेरी सोच पहले ही समझ ली थी। मैंने निश्चय किया कि गांव वालों के साथ मिलकर नहर पूरी करूंगा। अगली सुबह मैंने सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों बहनों, अगर हम सब मिल जाएं तो ये नहर खुद बना सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, बोले, इतना बड़ा काम अकेले गांव वाले कैसे करेंगे? सरकार से मदद मांगनी चाहिए। तब मैंने कहा, सरकार का इंतजार करते करते साल बीत गए। अगर हम खुद कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्यास से जूझेंगी। धीरे धीरे सब राजी हो गए। काम शुरू हुआ। मिट्टी खोदी जाने लगी, पत्थर हटाए जाने लगे। बच्चे भी उत्साह से छोटे छोटे काम करने लगे। राधा और औरतें मजदूरों को पानी और खाना पहुंचाती। पूरा गांव जैसे एक परिवार बन गया। बीतते गए। धूप में पसीना बहता, मगर हर चेहरे पर उम्मीद थी। शाम को जब सब थक कर चौपाल में बैठते तो मैं डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाता। उसमें लिखी पंक्तियां सबको जोश देती। एक दिन बारिश तेज हुई, नहर का अधूरा हिस्सा टूट गया और हमारा कई दिनों का काम बर्बाद हो गया। सबका मन टूट गया। कुछ लोग बोले, ये काम हमारे बस का नहीं। मैं भी निराश था। रात को आंगन में बैठा, डायरी हाथ में थी। पन्ना पलटा तो लिखा था, बेटा,
जिंदगी में हारने से बड़ा पाप है हार मान लेना। अगर तू गिरकर उठता है तो तू जीत रहा है, मगर अगर गिरकर बैठ गया तो तू हमेशा हारेगा। ये पढ़ते ही मेरे दिल में आग जल उठी। अगली सुबह मैंने सबको फिर बुलाया और बोला, भाइयों, अगर हम अभी हार गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरे शब्दों में सच्चाई थी। सबने हिम्मत जुटाई और काम फिर से शुरू हुआ। इस बार और भी जोश था। बच्चे गाने गाते हुए मिट्टी ढोते, औरतें हौसला बढ़ाती, बुजुर्ग आशीर्वाद देते। महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब नहर गांव तक पहुंची। पानी की धार खेतों में लहराई। किसान खुशी से झूम उठे। किसी ने ढोल बजाया, किसी ने ताली बजाई। पूरा गांव उत्सव में डूब गया। मैंने आसमान की ओर देखा और आंखों से आंसू बह निकले। लगा जैसे पिताजी ऊपर से देख रहे हैं और कह रहे हैं, शाबाश बेटा, तूने वो पूरा किया जो मैं अधूरा छोड़ गया था। उस रात गांव में बड़ा भोज हुआ। हर घर से लोग आए। ढेरों पकवान बने। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। बुजुर्ग कह रहे थे, हरी, तूने इस गांव को नई जिंदगी दी है। राधा मेरे पास आई और बोली, तू जानता है तेरे बापू की आत्मा अब सचमुच चैन में होगी। उसकी आंखें नम थीं मगर आवाज में गर्व था। मैंने डायरी खोली। अगले पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब तू गांव के लिए काम करेगा तो लोग तुझे याद करेंगे, मगर सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब तुझे लगे कि तूने अपने परिवार को भी गर्व से भर दिया। माँ की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे बापू अगर आज होते तो तुझे गले लगाकर कहते, तू मेरा सच्चा वारिस है। उस रात मैं देर तक नींद में नहीं जा सका। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखता रहा। मुझे लगा जैसे तारे पिताजी के लिखे शब्दों की तरह टिमटिमा रहे हों। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई। दूर दराज के गांव से भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। राधा और मैं दिन रात जुटे रहते। एक दिन गीता, वही छोटा बच्चा, मेरे पास आया और बोला, गुरुजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके जैसा बनूंगा, सबकी मदद करूंगा। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुझे मुझसे भी अच्छा बनना है। धीरे धीरे मेरा मन इस गांव की मिट्टी में ही रम गया। शहर की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब धुंधला पड़ गया। यहाँ की शांति, रिश्तों की मिठास और पिताजी की यादें ही मेरी दुनिया बन गई। डायरी के आखिरी पन्ने अब गिने चुने बचे थे। हर पन्ना जैसे मेरी जिंदगी की दिशा बदल रहा था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। गांव अब पहले जैसा सुनसान और उदास नहीं था। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, बच्चों की किलकारियां थीं और चौपाल पर हर शाम हंसी ठिठोली का माहौल। मगर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। डायरी के आखिरी पन्ने करीब आ रहे थे और फिर मैं पिताजी से मिलने का वो एहसास खो दूं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, मैं डायरी लेकर बैठा। उसमें लिखा था, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब तू दूसरों को खुश करेगा तभी तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। याद रखना, सच्ची पूजा मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में है। मैंने पढ़ा और गहरी सांस ली। तभी राधा पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या लिखा है आज? मैंने पन्ना उसे पकड़ा दिया। वो पढ़कर बोली, तेरे पिताजी कितने दूरदर्शी थे। उनका हर शब्द जैसे आज के समय के लिए ही लिखा गया हो। सिर हिलाया। सच ही तो था। उनकी लिखावट अब मेरे लिए केवल अक्षर नहीं बल्कि मार्गदर्शन बन गई थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के कस्बे में महामारी फैलने लगी। खांसी, बुखार और कमजोरी से लोग गिरने लगे। धीरे धीरे वो बीमारी हमारे गांव में भी दाखिल हो गई। पहले 2-4 लोग बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे कई घरों से कराहने की आवाजें आने लगीं। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। लोग झोलाछाप डॉक्टर के भरोसे थे। दवा की कमी, इलाज की कमी और डर का माहौल। सबकी आंखें मेरी ओर उठी। मैं सोचने लगा, मैं शिक्षक हूं, डॉक्टर नहीं, मगर पिताजी क्या करते अगर वो जिंदा होते। उस रात मैंने फिर डायरी खोली। उसमें लिखा था, बेटा, हर समस्या का हल इंसान की हिम्मत में है। अगर तू किसी मुसीबत के समय पीछे हटेगा तो लोग भी हिम्मत हार देंगे, मगर अगर तू सामने खड़ा हो जाएगा तो लोग तुझे देखकर खड़े हो जाएंगे। पढ़कर जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने निश्चय किया कि चाहे मुझे डॉक्टर का ज्ञान ना हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि किसी की जान ना जाए। अगली सुबह मैंने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया और कहा, भाइयों बहनों, डरने से बीमारी नहीं जाएगी,
हमें साफ सफाई रखनी होगी, जड़ी बूटी से इलाज करना होगा और जिनके पास दवा है वो सब मिल बांट कर देंगे। राधा बोली, मैंने दादी से कई घरेलू नुस्खे सीखे हैं। काढ़ा, हल्दी वाला दूध और नीम की पत्तियां बहुत काम आ सकती हैं। औरतें जुट गईं। बच्चे साफ सफाई में लग गए। मैंने कस्बे से दवा लाने की कोशिश की। अपने कुछ पुराने शहर के जान पहचान वालों को पत्र लिखा। कुछ दवाइयां धीरे धीरे पहुंची। गांव में माहौल बदलने लगा। पहले जो लोग बीमारी से डरकर घरों में छिप गए थे, अब एक दूसरे की मदद करने लगे। जो थोड़े से ठीक हुए वो दूसरों की सेवा करने लगे। फिर भी कुछ जिंदगियां चली गईं। हर मौत पर दिल कांप जाता, मगर हर बार डायरी का कोई ना कोई वाक्य मुझे संभाल लेता। दिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी दादाजी रामसुख मुझे बुलाकर बोले, बेटा हरी, तूने जो किया वो कोई बेटा अपने बाप के सपने पूरे करके ही कर सकता है। तेरे पिताजी की आत्मा बहुत खुश होगी। उनकी आवाज़ में आशीर्वाद था। उस रात मैंने फिर डायरी खोली। इस बार लिखा था, बेटा अगर कभी जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो तू खुद एक दीपक बनना, क्योंकि एक दीपक लाखों अंधेरे को मिटा सकता है। और जब तू दीपक बनेगा तो लोग तुझे याद रखेंगे। ये पंक्तियां मेरे दिल में गहराई तक उतर गईं। मैंने निश्चय किया कि अब गांव में कोई भी अंधकार नहीं रहेगा, न बीमारी का, न अशिक्षा का, न गरीबी का। धीरे धीरे महामारी कम हुई। गांव फिर से पटरी पर लौट आया। लोग फिर से खेतों में जाने लगे। बच्चे स्कूल आने लगे। चौपाल पर हंसी लौट आई। एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं डायरी पढ़ रहा था कि अचानक एक पन्ने पर हाथ रुक गया। उसमें लिखा था, बेटा एक दिन आएगा जब तुझे लगेगा कि मैंने तुझसे बातें करना बंद कर दी, मगर सच ये है कि मैं तेरे अंदर ही हूं। जब तू किसी को सिखाएगा, जब तू किसी की मदद करेगा, जब तू किसी को प्यार देगा, तब समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। ये पढ़कर मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैंने डायरी को सीने से लगा लिया। लगा जैसे पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, तू अकेला नहीं है। अगले दिन मैंने गांव वालों को एक नई बात बताई। हम सब ने मिलकर नहर बनाई, बीमारी से लड़े। अब हमें मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सपना देखना होगा। क्यों ना हम गांव में एक लाइब्रेरी बनाएं, ताकि हर बच्चा पढ़ सके और बड़ा सपना देख सके। सब खुश हो गए। औरतों ने अपने घर की पुरानी किताबें दी, किसी ने पुराने अखबार दिए, किसी ने पुराने कॉपी पेन। धीरे धीरे एक छोटा सा कमरा किताबों से भर गया। बच्चे खुशी से झूम उठे। राधा बोली, तेरे बापू ने खेतों को पानी दिया, तूने बच्चों को ज्ञान दिया। अब सचमुच उनका सपना पूरा हो गया। मैं आसमान की ओर देखा। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे पिताजी मुस्कुरा रहे हों। डायरी अब लगभग पूरी हो चुकी थी। बस कुछ पन्ने बचे थे, मगर अब मुझे डर नहीं था। अब मैं जान चुका था कि असली ताकत उस कागज में नहीं, बल्कि उस सोच में थी जो पिताजी ने मेरे भीतर जगा दी थी। रात को नीम के पेड़ तले बैठा तो मुझे लगा कि हवा में पिताजी की आवाज गूंज रही है, बेटा तू अब बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद अपनी कहानी लिखनी है। गांव की लाइब्रेरी बनते ही बच्चों के चेहरे पर जो चमक आई थी, उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। छोटे छोटे हाथ जब किताबों के पन्ने पलटते, उनकी उत्सुक आंखें अक्षरों को समझने की कोशिश करती, तो मुझे लगता मानो यह मेरी नहीं बल्कि पिताजी की जीत हो। हर बच्चा जैसे उनके सपनों का एक हिस्सा पूरा कर रहा था। मैं हर रोज वहां बच्चों को पढ़ाता, कभी उन्हें कहानियां सुनाता, कभी उन्हें सवाल पूछने देता। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग भी वहां आने लगे। कोई अखबार पढ़ने की कोशिश करता, तो कोई मुझे सुनाने के लिए अपनी पुरानी कविताएं लाता। वह छोटा सा कमरा अब पूरे गांव का ज्ञान का मंदिर बन चुका था। दिन एक बच्चा जिसका नाम मोहन था मुझसे बोला, गुरुजी, किताबों में लिखा है कि आदमी चांद पर जा चुका है, क्या सच में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सच है, और अगर तू मन लगाकर पढ़ेगा तो एक दिन तू भी आसमान छू सकता है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। तभी मेरे मन में आया, पिताजी अगर जिंदा होते तो शायद यही कहते, बेटा सपनों को कभी छोटा मत समझ। कुछ महीने बीते। गांव की हालत अब काफी बदल चुकी थी। खेत हरे भरे थे, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे और लोग भी अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे थे। मगर इस बदलाव के साथ साथ मुझे एक और बात महसूस हुई। पिताजी की डायरी के पन्ने अब खत्म होने वाले थे। हर रात जब मैं आखिरी बचे कुछ पन्ने पढ़ता तो दिल कांप जाता। सोचता, जब ये पन्ने खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? क्या मैं फिर वही खोया हुआ बच्चा बन जाऊंगा?
रात मैंने आखिरी से पहले वाले पन्ने खोले। उसमें लिखा था, बेटा अगर कभी तुझे लगे कि तेरा सहारा छिन गया है तो तू अपने बनाए हुए कामों को देखना। तुझे वहीं मेरा चेहरा दिखेगा। मैं तेरी हर मुस्कान में रहूँगा, हर बच्चे की पढ़ाई में रहूँगा, हर खेत की हरियाली में रहूँगा। ये पढ़कर मैं देर तक रोता रहा। मुझे लगा जैसे पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे गले लगाकर कह रहे हैं। मैं कहीं नहीं गया। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। कई सालों बाद गांव इतना चहक रहा था। बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें चूड़ियां खरीद रही थीं, बुजुर्ग लोग गप्पे मार रहे थे। मैं चौपाल पर बैठा सब देख रहा था। राधा मेरे पास आई और बोली, देख हरी, ये सब तेरे कारण है। तूने अपने पिताजी का सपना सच कर दिखाया। मैंने सिर हिलाया। नहीं राधा, ये सब पिताजी का आशीर्वाद है। मैं तो बस उनका लिखा हुआ निभा रहा हूं। के बाद उसी रात मैं आखिरी पन्ने पर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, दिल कह रहा था कि पन्ना मत खोलो, मगर आत्मा पुकार रही थी। मैंने धीरे से पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा अगर तू यह आखिरी पन्ना पढ़ रहा है तो समझ ले कि तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तुझे मेरी लिखावट की जरूरत नहीं रही। अब तू खुद अपनी डायरी लिख। अब तू दूसरों को रोशनी देना। मेरी जिम्मेदारी अब तेरी है। मैंने पन्ना बंद किया और डायरी को सीने से लगा लिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लगा जैसे पिताजी ने आखिरी बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और कह दिया, अब तू तैयार है। उस रात मैं बहुत देर तक नीम के पेड़ तले बैठा रहा। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। हल्की हवा चल रही थी। मुझे लगा जैसे वो हवा पिताजी की आवाज लेकर आ रही है। अगले दिन से मैंने खुद लिखना शुरू किया। बच्चों को कहानियां सुनाते सुनाते मैं अपने अनुभव कागज पर उतारने लगा। कभी उस महामारी के किस्से, कभी नहर खोदने के संघर्ष की बातें, कभी चौपाल पर बुजुर्गों से सीखी सीखें। धीरे धीरे मेरे लिखे हुए पन्ने भी भरने लगे। दा एक दिन बोली, तेरे पिताजी ने तुझे रास्ता दिखाया और अब तू दूसरों को दिखा रहा है। यही असली जीवन है। गांव में बदलाव इतना दिखने लगा कि आसपास के गांव वाले भी कहने लगे, हरिप्रसाद के गांव में जाकर देखो, वहां सब मिलजुल कर रहते हैं, वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ ही समय में आसपास के गांवों के लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए मेरे गांव लाने लगे। हमारी छोटी सी लाइब्रेरी अब बड़ी हो रही थी। किताबें इतनी बढ़ गई कि हमें दूसरा कमरा खोलना पड़ा। गांव वाले खुद कहते, ये सब बाऊजी के बेटे की देन है। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता, क्योंकि जानता था कि यह केवल मेरा नहीं बल्कि मेरे पिताजी का सपना था जो अब साकार हो रहा था। मगर कभी कभी अकेले में जब मैं डायरी को देखता तो दिल कह उठता, काश पिताजी ये सब अपनी आंखों से देख पाते। एक रात मैंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाऊजी आपने मुझे लिखना सिखाया, जीना सिखाया। कि लिखावट खत्म हो गई, लेकिन आपने मुझे खुद लिखने की ताकत दे दी। मैं वादा करता हूं जब तक सांस है आपके सपनों को जिंदा रखूंगा। उस रात नीम के पेड़ के नीचे मैंने एक दीपक जलाया और डायरी को उसके पास रखा। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे पिताजी कह रहे हों, बेटा अब तू खुद दीपक बन गया है। गांव की नई सुबह शुरू हुई। बच्चे पढ़ने आए, औरतें नए गीत गाने लगीं और चौपाल पर बुजुर्ग हंसते हुए बोले, अब ये गांव बदल चुका है। और मैं मन ही मन सोचता, ये सिर्फ गांव का नहीं बल्कि मेरी आत्मा का बदलाव है। पिताजी अब मुझ में ही जी रहे हैं। दिन बीतते गए और मेरा गांव अब एक मिसाल बन गया था। जिस गांव में कभी बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान पाते थे, वहां अब वे कविताएं सुनाने लगे थे, छोटे छोटे नाटक करने लगे थे। जब भी कोई बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर कहता, हरिप्रसाद तूने अपने बाऊजी का सपना साकार कर दिया, तो मेरे भीतर जैसे लहर दौड़ जाती। लेकिन इस सफर के साथ साथ एक खालीपन भी था। पिताजी की डायरी के पन्ने खत्म हो चुके थे। हर रात जब मैं उसे खोलता, बस उसकी पुरानी महक आती। उन स्याही के दागों को छूते हुए मुझे उनकी उंगलियां महसूस होती। पर पन्ने अब चुप थे, और यही चुप्पी कभी कभी मेरे भीतर गहरी उदासी भर देती। राधा यह समझती थी। एक रात उसने धीरे से कहा, हरी अब तेरे पास एक नई डायरी है, क्यों न तू उसमें अपना लिखा बच्चों को पढ़ाए। जैसे तेरे पिताजी ने तुझे राह दिखाई, वैसे तू औरों को दिखा। मैंने उसकी बात सुनी और तय किया कि अब अपनी कहानी मैं बच्चों को सुनाऊंगा। अगले दिन मैंने उन्हें चौपाल पर बुलाया। बच्चे हंसते खिलखिलाते आए, औरतें अपने घरों से झांकने लगी, बुजुर्ग भी अपनी लाठी के सहारे आकर बैठ गए। पहली बार अपनी लिखी हुई बातें खोलकर सुनाई। वह कहानी मेरे अपने संघर्ष की थी, बचपन की गरीबी,
बाऊजी की चिट्ठियां और गांव के अंधकार से उजाले तक की यात्रा। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। बुजुर्गों की आंखें भीग गईं और औरतें अपने आंचल से आंसू पोंछने लगीं। उस दिन मैंने महसूस किया कि पिताजी सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के पिता थे। उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनकी कड़ी सीख अब गांव की रग-रग में बस चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक सरकारी अफसर गांव आया। उसने लाइब्रेरी देखी, बच्चों की पढ़ाई देखी और बोला, हरिप्रसाद जी, आपने जो काम यहाँ किया है वह औरों के लिए भी आदर्श है। हम चाहेंगे कि आप आसपास के गांवों में भी यह मॉडल शुरू करें। यह सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मन ही मन मैंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, देखा बाऊजी, आपका सपना अब और फैल रहा है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब सिर्फ मेरा गांव नहीं, बल्कि कई गांवों के बच्चे पढ़ने लगे। मैंने अपने पिताजी की डायरी की एक कॉपी हर लाइब्रेरी में रखी। उसमें लिखा, आखिरी पन्ना सबको पढ़ाया, अब तू खुद अपनी डायरी लिख। लोग जब यह सुनते तो उनकी आंखों में आशा की चमक आ जाती। किसी को लगता यह संदेश उसी के लिए लिखा गया है, किसी को लगता यह उसके जीवन का उत्तर है। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, हरिप्रसाद, तुझे कभी डर नहीं लगता कि तू अपने बाऊजी की यादों में खोया रह जाएगा? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं काका, क्योंकि मैंने अब समझ लिया है कि बाऊजी कहीं बाहर नहीं है। वो हर बच्चे की हंसी में है, हर किताब के पन्ने में है, हर खेत की हरियाली में है। और जब तक यह सब जिंदा है, तब तक वो भी जिंदा है। गांव की हवा अब पहले से भी अलग थी। चौपाल पर रातें अब कहानियों और गीतों से भर जाती। औरतें गीत गाती, बेटा पढ़े, गांव बढ़े, यही बाऊजी की आस। पुस्तक की रोशनी से मिटे हर दिल का अंधियारा खास। ये गीत सुनकर मेरा दिल भर आता। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। बच्चे जवान हो गए, कुछ शहर पढ़ने चले गए तो कुछ गांव में रहकर खेती सुधारने लगे। मगर जब भी कोई लौटता वह सबसे पहले नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठता, वहीं जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक बार मेरा अपना बेटा जो शहर पढ़ने गया था गांव लौटा। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बोला, बाबा, यह पेड़ तो जैसे दादाजी की आत्मा है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल बेटा, यह पेड़ ही तो गवाह है हमारी पूरी कहानी का। उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो कभी मेरी आंखों में थी जब मैं पिताजी की डायरी पढ़ता था। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया। बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखों में धुंधलापन आ चुका था, मगर दिल में वही जोश था। हर शाम मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को अपने अनुभव सुनाता। कई बार सोचता, पिताजी ने जिस बीज को बोया था वह अब विशाल वटवृक्ष बन चुका है। रात, जब आसमान में पूरा चांद था और हवा में हल्की ठंडक थी, मैं अकेला नीम के नीचे बैठा था। मैंने अपनी लिखी डायरी खोली। पन्ने पलटते पलटते आखिरी पन्ने तक पहुंचा। उसमें मैंने खुद लिखा था, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मगर मेरे भीतर अब भी अपने बाऊजी की आवाज़ गूंजती है। मैंने उनकी सीख को गांव गांव तक पहुंचाया। अब मेरी भी डायरी ख़त्म होने वाली है, मगर मुझे विश्वास है मेरी अगली पीढ़ी इसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि रोशनी का दीपक बुझता नहीं, वह बस किसी और हाथ में चला जाता है। यह लिखकर मैंने कलम रख दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, बाऊजी, अब मेरी जिम्मेदारी मैंने अगली पीढ़ी को सौंप दी। अब आप चैन से रहना। हवा में फिर वही सरसराहट हुई। मुझे लगा जैसे पिताजी कह रहे हूँ, बेटा, तूने अपना वादा निभाया, अब तू सुकून से जी। उस रात मैं देर तक नीम के नीचे बैठा रहा। दीपक जल रहा था, हवा में पुरानी मिट्टी की खुशबू थी और चांदनी पूरे गांव को नहा रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उस नीम के नीचे जहां मैंने पहली बार बाऊजी की डायरी पढ़ी थी, वहीं मैं मुस्कुराते हुए सो गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे वहीं पाया। डायरी मेरे सीने पर रखी हुई थी और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। गांव के लोग कहते हैं उस दिन से नीम का पेड़ और भी हरा हो गया, और जब भी हवा चलती तो पत्तियों की सरसराहट में वही आवाज़ सुनाई देती, अब तू खुद अपनी डायरी लिख। कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर यादें और सीख हमेशा दिल में रह जाती हैं। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर बांटें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली मुलाकात एक नई दास्तान के साथ होगी।
तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो जिंदगी का आईना होती है।